कि अमरीकी बहरी बरदार बेड़ा जो है अब्राहम लिंकन, उस पर भी क्रूज मिसाइल से हमला किया गया है ईरान की तरफ से। और एक और खबर जो हमें वाशिंगटन से मिली है, दैट इज वजीर जंग है पीट हेग्सेथ। उन्होंने आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रेंडी जॉर्ज को ओहदे से हटा दिया है और वो ये कहते हैं कि ये जो आर्मी चीफ हैं ये ट्रंप के या मेरे अपने विजन के मुताबिक एक्शन को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से उनको हटाया जा रहा है। एंड देन व्हेन वी टॉक अबाउट पाकिस्तान और पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की बात करें, मीडिएशन की बात करें, पाकिस्तान अपनी तरफ से मुकम्मल तौर पर कोशिशें जारी रखे हुए है। अब क्या कल का स्पोक्स पर्सन जो है अच्छा, हमारे पास दो तीन चीज़ें हैं जो कल हमारे स्पोक्स पर्सन ने बताई थी, लेकिन आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेंशन करने का है वो ये है कि इन अ वर्ल्ड वेयर बिजनेस कनेक्ट्स लाइव्स एंड पीपल एंड देयर इंटरेस्ट, जो प्राइमरी इंटरेस्ट है वो होना चाहिए पीस एंड स्टेबिलिटी अक्रॉस द ग्लोब, जिसके लिए पाकिस्तान इस्लामाबाद काम कर रहा है। इसी वजह से हम लोग खबरों के फ्रंट पे थे, इसी वजह से हम लोग इंटरनेशनली अटेंशन का सेंटर बने हुए थे। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो इश्यूज आ गए हैं वो इश्यूज कुछ इस तरह के हैं कि हम लोग चलती टॉक्स को मेंटेन उस तरह से नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ दीज रिपीटेड अटैक्स कि जो डोनाल्ड ट्रंप के क्लेम्स के बावजूद कि हमने रजीम चेंज कर दिया है, हम लोगों ने अपने सारे जो हमारे गोल्स थे वो गोल्स हमने अचीव कर लिए, हम लोगों ने ये तमाम गोल्स जो सेट किए थे हमारे अचीव हो चुके हैं। नाउ वी आर जस्ट देयर टू मेक श्योर द जॉब इज डन। इंटेंसिफाई क्यों किया गया अटैक्स को? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं और भी बहुत सारे सवाल हैं हमारे इस सारी सिचुएशन से जुड़े हुए। हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर डिप्लोमेट हैं जौहर सलीम साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा भी रह चुके हैं। उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं और किस तरह से एनालाइज करेंगे इस सिचुएशन को। थैंक यू सो मच जौहर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वी आर ग्रेटफुल व्हेनेवर वी कॉल यू, आप आते हैं और आकर अपना एनालिसिस इस सारी सिचुएशन पे देते हैं। वालेकुम अस्सलाम। क्या देख रहे हैं, 5वां हफ्ता चल रहा है और ट्रंप कह रहे हैं कि हम जीत तो चुके हैं लेकिन वो साथ ही इंटेंस भी किया हुआ है अटैक्स को ईरान के ऊपर। व्हाट डू यू थिंक, उनकी स्ट्रैटेजी आपको नजर क्या आ रही है? क्या उन्होंने ऑब्जेक्टिव वाकई में हासिल कर लिए हैं जिसकी वो बात करके इस जंग के अंदर गए थे? जी देखें, अब जो हो रहा है इसमें ये तो खैर मैंने कई हफ्ते पहले प्रेडिक्ट किया था कि चौथे हफ्ते के बाद जो है ना ईरान के लिए जो कॉस्ट है बहुत ही ज्यादा ये बढ़ा देंगे। तो ऑलमोस्ट ये कारपेट बॉम्बिंग इस वक्त जो है बड़ी सिस्टमैटिक बॉम्बिंग कर रहे हैं। ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखें, उधर सबसे बड़ी ब्रिज भी इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी है। उनका जो है स्टील का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकी इलेक्ट्रिसिटी का, बाकी चीजों का। और अभी तो इजराइल कर रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो ये थ्रेट किया कि अभी तो हमने शुरू नहीं किया, जब अमेरिका करेगा तो वो मैसिवली और भी कर सकता है। और ये बात ठीक है कि कैपेसिटी तो है इनकी, क्योंकि देखें ईरान के पास तो कोई इस वक्त एयर डिफेंस तो है नहीं, ना ही उनके पास कोई एंटी मिसाइल्स डिफेंस है। तो वो तो स्काइज जो है इनके पास हैं, उधर के एयर सुप्रीमेसी जिसको कहते हैं पास। ठीक है, वो रिटेलिएट करते रहे हैं पहले, उन्होंने जो है बहुत इफेक्टिवली रिटेलिएट भी किया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब उनकी वो कैपेसिटी डिग्रेड हो चुकी है काफी हद तक, तो अब वो उस तरह से रिटेलिएट नहीं कर सकते जिस तरह वो पहले कर पा रहे थे। तो मैं ये समझता हूँ, देखें ये जंग खत्म हो जानी थी कुछ हफ्ते पहले ही। प्रेसिडेंट ट्रंप इतनी लंबी जंग नहीं चाहते थे, लेकिन जो हाई रिस्क स्ट्रेटेजी दोनों साइड से अपनाई गई, उसमें ईरान की तरफ से भी आई जब उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कब्जा किया, या कब्जा तो खैर हो नहीं सकता उस पे, उसको ब्लॉक किया रादर। तो जब उसको ब्लॉक किया उन्होंने, उसे डिसरप्शन क्रिएट की, ठीक है, उसके उनके लिए बहुत ही लेवरेज बनी। लेकिन मेरा ये कहना था कि उस लेवरेज को उनको इस्तेमाल कर लेना चाहिए था, उस वक्त ऑफ रैम्प जाना चाहिए था। तो अभी वो क्योंकि नहीं गए ऑफ रैम्प, अमेरिकन को डायरेक्टली उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए अमेरिका की स्ट्रेटेजी तो वहां पे जो है ना वो तो प्रॉब्लम्स में आई है, लेकिन ईरान के लिए कॉस्ट इतना ज्यादा बढ़ गया अब, जिस तरह की वो मैसिव बॉम्बिंग शुरू कर दी है उन्होंने। और ये मैंने तो प्रेडिक्ट किया था कि नेक्स्ट फेज में बहुत ही ज्यादा वो मैसिव बॉम्बिंग करेंगे। ईरान की जो है कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा डाउनग्रेड कर देंगे, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी, उसकी कैपेसिटी टू रन एज अ नॉर्मल कंट्री। तो वो अभी कोई जो है मेरा ख्याल है कि इतना कोई फायदेमंद नहीं होगा। फिर देखें जो गल्फ कंट्रीज हैं वहां पे जब अटैक्स पे रखी है, ठीक है, उससे भी लेवरेज तो बनी, लेकिन वो मुल्क सारे अब ईरान से बहुत ज्यादा नाराज हो चुके हैं। अच्छा सर, मैं एक पॉइंट की तरफ लेके जाना चाहता हूँ आपको, बिकॉज आपका ओपिनियन जो है ना वो आएगा एक अदद बैकग्राउंड के साथ। तो प्रीएम्प्टिव जो वर्ड है, प्रीएम्प्टिव मेजर के तौर पे स्ट्राइक्स किए गए थे। दूसरी तरफ से अगर देखा जाए तो अगर प्रीएम्प्टिव दैट मीन्स कि मैं सोच रहा हूं कि आप ये काम कर सकते हैं और मैं आके मिसाइल मारता हूं, 165 बच्चे मार देता हूं। के बारे में भी सोचा गया जी था। तो दूसरी तरफ से अगर देखा जाए तो आप तो कहेंगे ना भाई मुजम्मिल ने मेरे पे अटैक किया अनप्रोवोक्ड। तो इफ वी लुक एट द चेन ऑफ कॉजेशन एंड गो बैक टू हाउ इट हैपेंड एंड वेयर इट ट्रांसपायर्ड फ्रॉम,
हम लोग वॉर क्राइम्स में कब लेके आएंगे इन चीज़ों को, इन बातों को? जी देखिए मुजम्मिल, ये अच्छा पॉइंट है, लेकिन बात ये है कि देखिए इंटरनेशनल रिलेशंस जो है ना, उसमें कोई असूलों की जंग तो होती नहीं है। ये जो है ना ही यूएन चार्टर भी पूरा फॉलो होता है। रियल पॉलिटिक होती है, उसमें ये पावर गेम्स होती हैं। आप जो भी पुराने कॉन्फ्लिक्ट सारे उठा के देख लें, उसमें कहाँ पे यूएन चार्टर पूरी तरह से अबाइड बाय हुआ है, उस पर अंपायर कहाँ होते हैं ये। तो मतलब ये तो जब जो पावर गेम होती है ना, तो उसमें यू हैव टू बी कॉग्निजेंट, या आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि उसके रिपरकशंस किस चीज के क्या होंगे। देखिए ईरान ने स्ट्रेटेजिकली जो है ना गेन किया है एक एसिमेट्रिक वॉर के जरिए। इतने दो जो है बहुत ही जो उससे बहुत मिलिटरीली सुपीरियर कंट्रीज थे। अमेरिका तो एक सुपर पावर है, इजराइल भी बहुत ज्यादा उसके पास जदीद तरीन असला है और फौज है, वो किया बहुत उन्होंने वैलेंटली किया। लेकिन मेरा ख्याल था कि 3-4 हफ्ते के बाद दिन ऑफ रैंप जाना चाहिए था। उसके बाद कॉस्ट अब उनके लिए बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, फिर दुनिया के लिए भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखें वॉर क्राइम्स की ये परवाह नहीं करते। वो तो इजरायली साहब के ख्याल परवाह करेंगे। इस वक्त मेरा ख्याल है कि इट्स अ लूज लूज सिचुएशन अमेरिका के लिए भी, क्योंकि उन्होंने भी काफी सारा मैस क्रिएट कर दिया है सबके लिए। अच्छा ईरान के लिए भी, क्योंकि उनके लिए कॉस्ट बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गया है, लेकिन फायदा किसको हो रहा है? फायदा तो इजराइल को हो रहा है। हिस्टोरिकली देखें, आई एम सॉरी टू कट यू हियर बिकॉज हम एक ब्रेक की तरफ जाने और वापस आके यहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अगर हिस्टोरिकली देखा जाए जितनी भी वॉर्स के अंदर गए हैं, जितने भी वॉर क्राइम्स किए गए हैं इन कंट्रीज की तरफ से, मुजम्मिल, दे ऑलवेज गेट अवे विद इट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर और इंटरनेशनली जब ये ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियां करते हैं, व्हेन इट कम्स टू देयर ओन कंट्री, वहां पर ये जी इंसाफ की बात करते हैं, देन इम्पीचमेंट की बात की जाती है। आई थिंक हमने ब्रेक पर नहीं जाना, तो जौहर साहब की तरफ भी जाऊंगे। जौहर साहब, मेरा ये सवाल थोड़ा सा रिटोरिकल क्वेश्चन इसको आप कह सकते हैं, और फिर जैसे आप मुनासिब समझे इसका जवाब दीजिएगा, बिकॉज इट्स अ बिट सेंसिटिव। लेट्स इमेजिन रोल्स रिवर्स हो जाएं। अगर ईरान जो है वो अटैक करे वॉशिंगटन, प्रीएम्प्टिव अटैक कर दे वॉशिंगटन के ऊपर, हमें पता है कि पॉसिबल नहीं है, वो बहुत दूर है, लेकिन लेट्स इमेजिन, हम इमेजिन कर लेते हैं सिर्फ, और उनकी एक पूरी रजीम जो है, उनके हुक्मरान उनके साथ वैसे सलूक हो जैसे ईरान के साथ किया गया। आप दुनिया का रिएक्शन वैसा ही देख रहे हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड का रिएक्शन वैसा ही देख रहे हैं जैसे अभी है, राइट नाउ है? देखिए वेस्टर्न वर्ल्ड इस वक्त एपिथेटिक हुई है ना, वो बेसिकली तो समझते हैं कि वो अमेरिका का भी साथ नहीं दे रहे। देख लें अमेरिका के खिलाफ कितने ज्यादा स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वेस्ट से। उनके अभी मैक्रोन का स्टेटमेंट आया, आपने देखा होगा। बाकी जो है कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर का, अब एक के बाद आयरलैंड आप देख लें, स्पेन देख लें, मतलब एक के बाद, ठीक है ना। अमेरिका को कोई इस वक्त सपोर्ट नहीं कर रहा उनमें से, लेकिन साथ ही साथ देखिए वो बीच में इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहते। ये जो वो एक थोड़ा पुराना असूल है इंटरनेशनल रिलेशंस का। असूल क्या है जो कि होता है उसमें इंटरनेशनल रिलेशंस में, वो ये है कि द स्ट्रॉन्ग विल डू व्हाट दे कैन एंड द वीक विल सफर व्हाट दे मस्ट। तो ये तो असल तो ये है, और ये हजारों साल से ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, ये सारे असूलों की बातें हम करते हैं, और ये यूनाइटेड नेशंस इस वक्त बताइए। तो असल में यूएन चार्टर की तरह में इकबाल ने कहा था, पावर इज मोर डिवाइन देन ट्रूथ। पावरफुल होना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, देन आप सच बोलेंगे या झूठ बोलेंगे, आप पर यकीन किया जाएगा। बहुत शुक्रिया जौहर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए, एंड कोशिश करेंगे आगे आने वाले सेशंस के अंदर और शोज के अंदर भी हम एनालिसिस लेते रहें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस होता है। एक ब्रेक की तरफ हमें जाना है, ब्रेक से हम वापस आएंगे तो